गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 8 के फिजिक्स में डिस्कस कर रहे थे फोर्स। ठीक है, तो फोर्स में हम लोगों ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें एक एग्जांपल हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, मैग्नेटिक फोर्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 8.7 की मदद से हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है। ठीक है, कह रहा है टेक ए प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लिए और उसको 2 हाफ में काट के बांट दिए, अलग अलग इक्वल पीस में काटना है। ठीक है, सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल विद द हेल्प ऑफ ए पीस ऑफ थ्रेड। तो हम लोग को क्या करना है, इसको बांध के लटकाना है। देखो ऐसे लटकाया हुआ है, देखो है ना, थ्रेड की मदद से हम लोगों ने क्या किया है, इसको लटका दिया है। पीस ऑफ थ्रेड की मदद से टेबल के पास लटका दी हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉ जो हम लोग के पास बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, हम लोग रब करेंगे फ्री एंड को। ठीक है, किसी पेपर के ऊपर घिस देंगे। तो घिसने से क्या हो जाएगा, देखते हैं। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। तो जो स्ट्रॉ जो सस्पेंडेड है उसके पास नजदीक लेके जा रहे हैं जिसको घिसा हुआ है। ठीक है, सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ जो स्ट्रॉ है उसके नजदीक में लेके जा रहे हैं जो घिसा हुआ स्ट्रॉ है। ठीक है, मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डू नॉट टच ईच अदर। ध्यान ये रखना है कि ये दोनों स्ट्रॉ आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो देखेंगे क्या, हम लोग को देखने को मिलता है कि ये दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, या मतलब वो जो लटकी हुई स्ट्रॉ है वो क्या हो रहा है, इसके तरफ खींची चली आ रही है। इसके तरफ देखो, इस तरफ बढ़ गई ना, पहले सीधी थी अब देखो इसके तरफ बढ़ गई। तो ऐसा हम लोग को देखने को मिल सकता है कि नहीं। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विथ अ सेट ऑफ पेपर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो जो नीचे लटकी हुई स्ट्रॉ थी उसको भी हमने क्या कर दिया, रब कर दिया। किसकी मदद से, किसी शीट ऑफ पेपर की मदद से। ठीक है, अब जैसे ही किया, अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर। तो जो रब किया हुआ पहले से हाथ में था और जो पहले से लटका, अभी जो लटका के उसको जो हम लोगों ने रब किया हुआ है, अब उसके नजदीक में लेके जा रहे हैं हम लोग, दोनों स्ट्रॉ को क्लोज लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा बस टच नहीं करा रहे हैं। तो क्या होता है उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो स्ट्रॉ था वो दूर जा रहा था, उस टाइम में क्या हो जा रहा था, दूर जा रहा था। दोनों पे सेम, दोनों स्ट्रॉ को सेम हम लोग शीट ऑफ पेपर से रब करने से सिमिलर चार्जेस आ गए दोनों के ऊपर और वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे थे। तो ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। तो अगर किसी स्ट्रॉ को हम लोग, उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है जब हम लोग किसी शीट ऑफ पेपर से उसको रब करते हैं। ठीक है, खींचते हैं। ठीक है, सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ ए चार्ज बॉडी। तो इसी क्लास 8 में हम लोग को पढ़ना है सब नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हम लोग समझेंगे कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसपे चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये चार्ज अलग अलग तरह से डेवलप किया जा सकता है, उसको हम लोग एलेबोरेट करके पढ़ेंगे क्लास इसी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम नेचुरल फिनोमेना चैप्टर में। ठीक है, तो चार्ज बॉडी हम लोग कब कहेंगे इस स्ट्रॉ को, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएंगे। किसके कारण, रबिंग के कारण। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करता है, तो हम लोग इस अट्रैक्शन या रिपल्सन वाले फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चूंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे की तरफ कभी अट्रैक्ट हो रहे थे, कभी रिपेल हो रहे थे, तो बिना फिजिकल टच के, बिना किसी कांटेक्ट के, तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। तो ये फोर्स आपको तब भी देखने को मिलेगा जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं हो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स।
यू विल लर्न मोर अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 12। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट हम लोग का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ, हम लोगों ने पहले, मैंने एक पेन का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट की तरफ, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स, वो जो अट्रैक्ट हो रही है वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। यू नो दैट अ क्वाइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ द हैंड। तो हम लोग देखते हैं कि जब पेन गिरता है अपने हाथ से या फिर कोई क्वाइन गिरता है तो वो किसके तरफ? ग्राउंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड। तो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं या फल गिरते हैं वो भी क्या है? जमीन की तरफ यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, है ना। तो ये जो डिटैच होने के बाद प्लेनेट पे, मतलब हमारे अर्थ पे गिरते हैं, तो ये एक्चुअली क्या हो रहे हैं? किसी ना किसी एक्शन के थ्रू वो क्या कर रहे हैं? अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। तो व्हेन द क्वाइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट। अगर क्वाइन हमारे हाथ में है तो वो रेस्ट में है। एज सून एज इट इज रिलीज्ड, जैसे ही क्वाइन को हम लोग छोड़ते हैं, इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स। तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करने लगता है। इट इज क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द क्वाइन अंडरगोज अ चेंज। चूंकि पहले क्वाइन मेरे हाथ में था तो रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा वैसे ही वो क्या हो गया? क्वाइन नीचे की तरफ आया, मतलब उसके स्पीड में बदलाव आया। इससे कह सकते हैं कि उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव आया, है कि नहीं। तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव ला रहा होगा, ठीक है। तो कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या ये संभव है बिना किसी फोर्स के लगने से? नहीं, है ना। विच इज दिस फोर्स? तो एक्चुअली ये फोर्स है कौन सा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सामान अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, पुल होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और जस्ट ग्रेविटी, इसको सिर्फ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि ये हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ गिर रहा होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, आप पेन गिराओ, पेपर गिराओ, हर ऑब्जेक्ट पे लगता है। अगर मान लो कि हम बोलेंगे कि एक्चुअली ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ना, हर ऑब्जेक्ट जिसके पास भी दुनिया में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, स्मॉल हो या बिग हो, दोनों के पास कुछ ना कुछ मास होगा, और इस मास के कारण उसमें एक इनर्शिया होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। तो वो जो अट्रैक्ट करने की ताकत है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट और बीइंग अवेयर ऑफ इट। हम लोग को बिना जाने, हम लोग को भी अर्थ बाइंड करके रखा है ना, नहीं तो हम लोग हवा में उड़ते तो उड़ते ही चले जाते, ऐसा तो होता नहीं। अर्थ हम लोग को फिर से खींच के जमीन पे लेके आ जाती है। तो इसका मतलब हमेशा बिना हमारे जानकारी के अर्थ हम पे एक फोर्स लगा रही होती है ना। तो वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन ए टैप। तो जैसे ही हम लोग नल खोलते हैं तो क्या होता है? पानी एकदम किसके तरफ? आसमान की तरफ जाता है या जमीन की तरफ? जमीन की तरफ। यानी अर्थ हमेशा कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, तभी तो ये अट्रैक्शन के कारण उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो पानी नदी का कभी देखे हो कि ऊपर चढ़ गया, नीचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ गया? ऐसा तो नहीं होता। ऊपर से झरने के रूप में जैसे नहीं नीचे गिर रहा होता है। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वाटर जो होता है रिवर्स में फ्लो होता है डाउनवर्ड। तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। तो ग्रेविटी का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ अर्थ में ही मतलब
अर्थ ही हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो जितना भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास भी मास है, चाहे वो स्मॉलर हो या फिर लार्ज साइज का हो, वो क्या करता है, एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्लास 9 में हम लोग एक चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। बस अभी ये समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास अगर मास है तो वो उस मास के इनर्शिया के कारण एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रेशर, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, इन सबको अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग प्रेशर के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो प्रेशर एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने प्रेशर बोलते हैं कि एग्जाम का प्रेशर, तो वो मेंटल प्रेशर है, और एक होता है फिजिकल प्रेशर। फिजिकल प्रेशर मतलब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, मतलब उस प्रेशर के कारण क्या होता है, एक्चुअली हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो किसी न किसी एरिया पे कर रहे होते हैं, किसी न किसी सरफेस पे कर रहे होते हैं, तो उस सरफेस के जो एरिया से अगर उस फोर्स को डिवाइड कर दिया जाता है तो वो हम लोग जो टर्म मैथमेटिकली बोलते हैं कि प्रेशर बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम लोग करते हैं प्रेशर। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, तो क्या फोर्स और प्रेशर में कोई रिलेशन है, चलिए पता करते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि फोर्स और प्रेशर में रिलेशन है, क्योंकि एरिया पे हम लोग किसी न किसी एरिया पे फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। तो आप क्या करो, नेल को आपको दीवार में क्या करना है, पुट करना है। तो पुश करेंगे तो अगर हेड के तरफ से घुमा के पुश करेंगे तो क्या ये अंदर धंसेगा, नहीं धंसेगा। तो अब क्या करो, डिड यू सक्सीड, नहीं। ट्राई नाउ पुश द नेल बाय पॉइंटेड एंड। अब हम लोग पॉइंटेड एंड को क्या कर रहे हैं, दीवार के ऊपर रख रहे हैं, उसके बाद हथौड़े की मदद से, हैमर की मदद से उसको पुश कर रहे हैं। कुड यू डू इट दिस टाइम, तो क्या आप यहां सक्सीड हुए, यस ऑफ कोर्स वी आर सक्सीडिंग, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं, और भी है एग्जाम्पल, जैसे कि ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट नाइफ। अब चाकू एक ऐसा चूज कर लो जिसमें धार ही ना हो, तो क्या आसानी से आप सब्जी काट पाओगे, नहीं काट पाएंगे। अब आप शार्प नाइफ ले लो, एकदम धारदार चाकू ले लो, तो क्या आप आसानी से सब्जी काट पाओगे, जरूर काट पाएंगे। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, हाँ, हम लोग कह सकते हैं कि एक्चुअली जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे किसी न किसी एरिया पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो क्या यहाँ पे उस एरिया और फोर्स के कॉम्बिनेशन से कुछ नया टर्म बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल। तो पॉइंटेड एंड का जो एरिया है बहुत कम है, और हेड का जो नेल का जो हेड का एरिया है वो ज्यादा था। तो एरिया कम हो जाने से वही फोर्स के कारण वो नेल दीवार में आसानी से इंसर्ट हो गई, या फिर नाइफ जो शार्प नाइफ है उसका एरिया कम होने की वजह से उतना ही ताकत से सब्जी हम लोग आसानी से काट पा रहे थे, लेकिन ब्लंट हो जाने के बाद, एरिया बढ़ जाने के बाद नाइफ का, तो वो सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद सब्जी नहीं कट पा रही थी, है ना। तो आखिर इसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जो फोर्स किसी यूनिट एरिया पे लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो कहलाता है प्रेशर। तो हम लोग कह सकते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, तो जितना, अब एरिया तो पूरा रूम का हो सकता है, तो हम जितने एरिया पे वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया को लेना है। तो अगर नेल का पॉइंटेड एंड है तो वो पॉइंटेड एंड उतना ही एरिया लेगा, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया हम लोग का क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। तो एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्सेस विच एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द फोर्स इज टू बी कैप्चर्ड। तो हम लोग यहाँ पे जो फोर्स के बारे में बोल रहे हैं, ये फोर्स एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है
किसी सरफेस के ऊपर, उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से और समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही ना।